पिछली वीडियो में हमने देखा कि हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसमें जो है उसका ब्रीफ में लाइफ हिस्ट्री को देखा और उसमें देखा कि एपीकल्चर में हम साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एपीरी मैनेजमेंट। एपीरी मैनेजमेंट क्या होता है? एपीरी जैसे कि आप सभी को पता है वो जगह है जहाँ पे बी कीपर अपने बी बॉक्स को रखता है, अपनी बी कॉलोनीज को रखता है, जहाँ पे वो एपीकल्चर करता है। मैनेजमेंट मीन प्रबंधन। प्रबंधन कैसे कि वो अपने एपीकल्चर से ज़्यादा अपनी बी फार्म से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए और कम से कम नुकसान हो उसके लिए कौन से स्टेप उसे मतलब क्या क्या उसे करना चाहिए और क्या क्या उसे नहीं करना चाहिए, ये सब हम एपीरी मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वो स्टेप हैं क्या। सबसे पहले देखिए, हाइव्स जो बी बॉक्स होते हैं वो लाइट वेट की वुड के बने होने चाहिए। जो वुड है वो लाइट वेट वाली होनी चाहिए और वो वुड जो है स्पेसिफाई करवाई होनी चाहिए BIS और ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैं ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित होते हैं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को देखते हैं। ठीक है। उसके बाद जो उसमें बी बॉक्स बनाते हैं इसमें कील वगैरह का यूज़ किया होता है, उन्हें अच्छे से मतलब उनका प्रॉपरली केयर के साथ उनका मतलब वो किया गया, ऐसा ना हो कि वो हाइज में जाके लगे, कॉम में जाके लगे बी वैक्स पे। नेक्स्ट है जो एवरेज है नंबर ऑफ कॉलोनीज, जो एक फार्म में एवरेज कॉलोनी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 50 से 100 कॉलोनी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बी फार्म में स्पेस कितना होना चाहिए। रोज़ के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे ऐसे रोज़ बनी होती हैं, एक रोज़ में बी बॉक्स रखे हुए हैं, इन रोज़ के बीच में कितना स्पेस होगा और जो ये बॉक्स रखे हुए हैं इनके बीच में कितना स्पेस होगा? तो रोज़ के बीच में जो स्पेस होगा वो होगा 10 फीट और जो बॉक्सेस के बीच में स्पेस होगा वो होगा 3 फीट। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिनेस। क्लीनिनेस का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बीमारी फैल सकती है उसमें। और अगर कोई भी चेंज दिखे बीज के बिहेवियर में, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि जो मधुमक्खियों का बिहेवियर कैसा होता है, तो ताकि थोड़ा सा भी व्यवहार परिवर्तन दिखाई दे तो इमीडिएटली उसे अटेंड करना चाहिए। और अटेंड कैसे करेंगे हम? इंस्पेक्टेड वियरिंग ए प्रोटेक्टिव ड्रेस। प्रोटेक्टिव ड्रेस पहन के अटेंड करेंगे। प्रोटेक्टिव ड्रेस में क्या क्या आता है देखिए, इन्होंने प्रोटेक्टिव ड्रेस पहन रखी है, इसमें ग्लव्स, ये सूट और ये कैप। तो ये ऐसे प्रोटेक्टिव ड्रेस पहन के ही इंस्पेक्शन करना चाहिए। और आप किस टाइम इंस्पेक्शन करेंगे? ऐसा ना हो कि आप किसी भी टाइम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मतलब तेज़ हवा चल रही है तब आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, फिर बारिश का मौसम है तब आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आपकी बहुत सारी मधुमक्खियाँ मर जाएंगी, उन्हें बहुत नुकसान होगा। तो आप किस टाइम इंस्पेक्शन करेंगे? आप तब इंस्पेक्शन करेंगे जब 20 to 30 डिग्री सेल्सियस हो, थोड़ा बहुत सनी डेज में, मॉर्निंग में 11 AM के आसपास आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि टेम्परेचर इतना हो, और ज़्यादा ठंड के टाइम पे और तेज़ हवा चल रही है उस टाइम पे, या फिर बारिश का मौसम हो उस टाइम पे आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपको उन्हें खोल के नहीं देखना चाहिए और आपको हर वीक उन्हें देखना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ को नॉर्मली आपको खोल के देख लेना चाहिए, हर वीक तो मस्ट है। फिर आपको स्मोकर यूज़ करना चाहिए। स्मोकर मैंने आपको इक्विपमेंट में दिखाया था। उसके बाद जो हेल्दी और डिजीज़ आपने अब इंस्पेक्शन कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि किसी भी डिजीज़ के चांसेस हैं तो आप हेल्दी और जो डिजीज़ वाली कॉलोनी है उनको पहले ही अलग कर दें, ताकि जो है जो उनमें इन्फेक्शन हुआ है, कोई डिजीज़ हुई है तो उनके फैलने का चांस पहले ही कम हो जाए। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। बी फार्म शुड बी कीप फ्रेश वाटर। बी फार्म के पास जो है आपको फ्रेश वाटर होना चाहिए, किसी कंटेनर में फ्रेश वाटर रखना चाहिए। वो क्या करेंगे? वो आपके एग के इंक्यूबेशन में भी हेल्प करेंगे और जो है कॉलोनी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट है जो शुगर स्ट्रिप है वो 50% देनी चाहिए डेथ पीरियड में। डेथ पीरियड कौन सा होता है? जब वहाँ पे नेक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, मतलब ऑफ सीजन होता है जब, तो आपको शुगर स्ट्रिप देना पड़ता है। वो 50% होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कंसनट्रेशन नहीं होनी चाहिए उसकी। फिर है शुगर सिरप जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए सेलो कंटेनर में। सेलो कंटेनर में क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे ही उनकी सेल में डाल देंगे तो जो है हनी बीज उसमें डूब के उनकी डेथ भी हो सकती है। और ये कब प्रोवाइड करना चाहिए? आपको इवनिंग के टाइम पे प्रोवाइड करना चाहिए और सभी को एक साथ में ही प्रोवाइड करना चाहिए। और पोलन बनाए जा सकते हैं इनके लिए स्कीम्ड पाउडर ब्रेड के, शुगर के साथ, हनी के साथ, सोयाबीन के साथ, मतलब इन चीज़ों को मिलाकर इनकी फीड तैयार की जा सकती है। और आपके पास अगर पहले से पोलन नेक्टर, ये मतलब पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टोर्ड हैं तो आप वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जहाँ पे ये पोलन नेक्टर प्रोवाइड नहीं है वहीं पे ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए, अदरवाइज नेचुरल फीड हमेशा जो है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है? जो एक्स्ट्रा फ्रेम है कॉलोनी में, उन्हें जो है एक्स्ट्रा फ्रेम दिखाती हूँ मैं। देखिए इसमें ये फ्रेम है, अगर ये आपके पास एक्स्ट्रा है तो आपको इन्हें, इसमें तो कॉम भी है देखिए,
जैसे कोम्ब है, अगर इसमें डिजीज़ हो गई है, ये बहुत पुराना हो गया है, काला पड़ गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसके अंदर का एक कोम्ब निकाल लेंगे और फ्रेम को रहने देंगे और इस कोम्ब को निकाल के जला देंगे। जो ये फ्रेम रह जाएगा फिर इसे हम फंगीसाइड से अच्छे से ट्रीट करके एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए हमें, ताकि नेक्स्ट हम अच्छे से यूज़ कर सकें इसे, हमारे लिए मतलब ये बेनिफिशियल हो। और इसके कोम्ब को जैसे ही हमें दिखे कि जिस कॉलोनी में डिजीज़ हो गई है, मतलब उसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो उसके कोम्ब को निकाल के हमें जला देना चाहिए, बाकी कॉलोनी में स्प्रेड होने से बचाने के लिए। अब हनी का एक्सट्रैक्शन करते हैं जब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम हनी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें हाई क्वालिटी ग्रेड मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। जो है सिल्वर के जो कंटेनर में हनी मतलब अच्छे से उसकी क्वालिटी मेंटेन रह पाती है, और जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस तक ही उसे हीट किया जाता है, अदरवाइज़ उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, क्वालिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो है कब मतलब हमें हनी निकालना चाहिए उससे, ये छत्तों से कब हमें एक्सट्रैक्ट करने की सोचना चाहिए कि मतलब पूरा वो राइप हनी हो गया है, उस टाइम पे कैसे पता चलेगा ये, जब 70% जो है सील्ड हो जाएंगी सेल। मैंने सेल दिखाई थी आपको हेक्सागोनल, उसके ऊपर बी वैक्स लगा होता है, तो वो 70% के ऊपर जब तक बी वैक्स ना लगा हो तब तक आपको मतलब उसे हनी एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स क्या है, तब तक जो बाकी में है वो नेक्टर की मतलब वो राइप नहीं हुआ अच्छे से, अभी उसका मतलब राइप होना बाकी है, अभी उसमें बहुत सारी नमी है और अभी वो उसमें नेक्टर की फॉर्म में है वो। और तो आपको जब तक 75% सील्ड ना हो तब तक आपको हनी एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। और जहाँ भी आप हनी एक्सट्रैक्शन कर रहे हो उस एरिया को किसी नेट से कवर कर देना चाहिए, ताकि अदर बीज उसे मतलब अदर बीज और अदर एनिमल्स जो है पेस्ट वगैरह उसके पास आसपास ना आए, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रह सके और मतलब उसका लॉस भी कम से कम हो, क्योंकि हनी बीज अगर आएंगी तो वो उसे शहद को चूस के ले जाएंगी। ये देखिए ये पूरा हनी का भरा हुआ है, यहाँ पे बी वैक्स था उसे चाकू के साथ हटाया गया है, देख सकते हैं आप। तो ऐसे सील्ड होने चाहिए, देखो ऐसे। ये खाली फ्रेम को निकाल के दिखाया है, ये कोम्ब है, इसे अगर ये ख़राब हो गया है तो इसे निकालने की बात करे थे, या फिर इसमें डिजीज़ हो गई है तो इसे निकाल के जला देना चाहिए, और ऐसे खाली फ्रेम को अच्छी तरह से साफ़ करके एयर कंटेनर में डाल देना चाहिए। ये हनी एक्सट्रैक्शन मशीन है, जो यहाँ पे एक तरह की मच्छरदानी के अंदर ये काम होना चाहिए तो बेटर रहेगा। अब देखिए हमें माइग्रेशन के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माइग्रेशन अगर हम करवा रहे हैं अपनी कॉलोनीज़ का, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे भी हम माइग्रेशन करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में फ्लोरा ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा ना हो कि वहाँ पे फ्लोरा ही नहीं है। जो माइग्रेटेड एरिया है उसमें अबंडेंट फ्लोरा अवेलेबल होना चाहिए, और वहाँ पे जो अदर कॉलोनीज़ आसपास ज़्यादा अदर कॉलोनीज़ ना हो। हनी इज़ एक्सट्रैक्ट बिफोर माइग्रेशन, पहले ही हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए माइग्रेशन करवाने से पहले हनी को, जो पहले से उस एरिया से जो हनी नेक्टर कलेक्ट करके हनी बनाया मधुमक्खी ने, पहले आप उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर उसे बाहर माइग्रेट करवाएंगे। सभी बीज को इवनिंग के टाइम पे अंदर पैक्ड करके उन्हें उनकी बीज कॉलोनी को बी बॉक्स को अच्छे से पैक कर देना चाहिए, ताकि मतलब जर्क का जो ट्रैवलिंग के दौरान जर्क से अवॉइड मिले। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ना हो, अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है आपको किसी वजह से तो उसमें जो है ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर है नेक्स्ट हनी बी डिजीज़ एंड पेस्ट मैनेजमेंट। वैसे तो हनी बी डिजीज़ में आपको एक पूरा लंबा चैप्टर पढ़ने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, पैरासाइट और बहुत सारे पेस्ट हैं, जैसे लिजार्ड, आंट, फ्रॉग, ये सारे जो हैं हनी बीज को खाते हैं। बर्ड भी खाते हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो हनी बीज को खाते हैं, तो इसके लिए आपको पूरा एक अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ सकता है। पर फिर भी मतलब एक जो नॉर्मल बी कीपर है वो किन किन बातों का ध्यान रख सकता है कि वो और डिजीज़ से उनको बचा सके या फिर फर्दर डिजीज़ ना फैलने दे, उसके लिए देखते हैं। वैसे तो इनन्यूमरेबल रीज़न हो सकते हैं डिजीज़ के, अब नॉर्मलिटीज़ के हनी बी में, पर आपको पहले डायग्नोज करना होगा, उसी के बाद आप कोई कंट्रोल मेजर ले सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि उसके जो बीज के बिहेवियर के बारे में तो पता ही होना चाहिए, जो वो भी एपिकल्चरिस्ट है उसको, और डायग्नोज करने के बाद ही आप कोई कंट्रोल मेजर लेंगे। और जो साइट होगी इसमें वही उन सब बातों का ध्यान रखना है, जैसे मैनेजमेंट में और साइट सिलेक्शन में पूरे में पढ़ा है, सारी चीज़ों का कम्बिनेशन एक तरीके से इसमें देखने को मिलेगा हमें। एपीरी ओपन होनी चाहिए, ड्राई और शेडी प्लेस पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे फंगस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे ग्रो करने के। मल्टीप्लिकेशन ऑफ हनी बी शुड बी हैपन ओनली थ्रू डिजीज़ रेजिस्टेंट स्टॉक, मतलब जो डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है उन्हें की ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करवानी चाहिए। और जो है क्वीन बी है उसकी जो गुड क्वालिटी होनी चाहिए, गुड प्रोफाइल क्वालिटी, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी के एग दे सके।
जो कोई भी अबनॉर्मलिटी है वो तुरंत ही देखी जानी चाहिए और उसे मतलब इमीडिएटली करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो आइसोलेटिंग द बी विद डिजीज फ्रॉम द हेल्दी स्टॉक इज़ हाईली इंपॉर्टेंट टू कीप द बी हेल्दी। ये मैनेजमेंट में भी देखा है हमने कि जो डिजीज़ भी है उनका आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है बाकी की बीज को हेल्दी रखने के लिए, नहीं तो डिजीज़ उसमें भी फैल जाएंगी। और डिजीज़ के सिम्टम है वो मतलब अगर नोटिस होते हैं तो आपको माइग्रेशन जैसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए, माइग्रेशन नहीं करवाना चाहिए उस टाइम पे। यूज़ सेकिंग मेथड टू रिमूव कंटामिनेटेड कोम। सेकिंग मेथड यूज़ करने चाहिए क्योंकि सेक करने से जो कंटामिनेटेड कोम होंगे वो मतलब बाहर आ जाएंगे, और जो वो बाहर आ जाएंगे तो उनके फ्रेम को और उन कोम को स्टेरिलाइज करना चाहिए बाकी अदर इक्विपमेंट को, और मतलब ताकि इन्फेक्शन के चांस अगर हम उन्हें आगे यूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन के चांस कम से कम हो या फिर ना हो। ऐसे बहुत सारे पेस्ट मैंने पहले ही बताए, वैक्स मोथ है, ततैया जैसे, ओरामाइट्स हैं, चींटियाँ हैं, मतलब ये सारे जो हनी बीज को खाते हैं। तो इनके लिए हम क्या करें, तो कई लोग क्या करते हैं पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड का भी अगर हमें यूज़ करना है तो लो कंसनट्रेशन वाले का यूज़ करना चाहिए। जो है पेस्टिसाइड का यूज़ हमें मतलब बेसिकली तो अवॉइड ही करना चाहिए, और ऐसे टाइम पे करें जब उनकी अदर एक्टिविटीज़ ना हो रही हो। जैसे इवनिंग में मोस्टली वो सारे काम करके वर्कर भी अंदर आ जाते हैं और बाकी तो मोस्टली अंदर ही रहते हैं, तो उस टाइम पे हम पेस्टिसाइड उन पे स्प्रे करें। और जो है आसपास जो फ्लोरा है उस पर किसी ने स्प्रे कर रखा है पेस्टिसाइड का, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हनी भी नेक्टर कलेक्ट करने जाएंगी तो वो केमिकल उनके अंदर जाएंगे और उनकी डेथ हो सकती है। बायोलॉजिकल मेथड शुड बी यूज्ड। बायोलॉजिकल मेथड को भी यूज़ करना चाहिए हमें। बायोलॉजिकल मेथड में अलग से पूरा चैप्टर है। तो एपीकल्चर में एक नॉर्मल बी कीपर इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए, बाकी उनके लिए तो उसे पेस्ट की पूरी लाइफ साइकिल का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए तभी वो कर सकता है। बाकी डिजीज़ के लिए तो आपको पूरा चैप्टर ही देखना पड़ेगा अलग से, वो आप एपीकल्चर में नहीं करेंगे। आप देखते हैं हनी एक्सट्रैक्शन। हनी एक्सट्रैक्शन के लिए स्टेबल टाइम कौन सा होता है? The most stable time for removing honey is during the summer when honey is adequate for the bees. समर के टाइम पे जो है हनी निकालना बेटर रहता है। क्यों बेटर रहता है? उस टाइम जो है सफिशिएंट अमाउंट में होता है वो बीज के लिए, मतलब एक्स्ट्रा हनी होता है उनके पास। और जो है सुपर चैम्बर से ही हमें हनी निकालना चाहिए। सुपर चैम्बर से हनी कैसे निकालना चाहिए? सुपर चैम्बर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इसमें देखिए दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, एक ये नीचे एक ये ऊपर। ये ऊपर वाले को बोलते हैं सुपर चैम्बर। सुपर चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पे एक जाली सी लगा देते हैं जिससे क्या होता है जो क्वीन भी है वो ऊपर नहीं जा पाती, वो नीचे ही सेल में, नीचे वाले सेल में कॉम के जो हेक्सागोनल सेल होते हैं उनमें ही अपने एग देती रहती है। तो ऊपर हमें जो है ऊपर वाले कॉम में फ्रेम में हमें प्योर हनी मिलता है। ठीक है, तो स्मोकर से रिमूव करके हमें इसको प्रोटेक्टिव वियर पहन के हम इसे उठाएंगे। इसके ऊपर मतलब क्लोथ लगा होता है, बोरी लगाते हैं जनरली, तो उसे उठाएंगे। फिर हम जो इसके अंदर फ्रेम है उन्हें निकालेंगे। फिर आपको उसके अंदर ऐसे फ्रेम मिलेंगे लगे हुए, और उन फ्रेम को प्रोटेक्टिव वेयर पहन के हम निकाल लेंगे। और फिर जो मधुमक्खी होंगी उनके ऊपर हमें उन्हें स्मोकर से और बाकी बची हुई को ब्रश के साथ ऐसे हटाएंगे। फिर चाकू से जो वैक्स क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जो आप सिर्फ वही कॉम निकालेंगे। देखिए इतने सारे फ्रेम हैं यहाँ पे, और सिर्फ उन्हीं फ्रेम को निकालेंगे। हम पहले निकाल के देखेंगे कि किस में पूरा शहद बना हुआ है। जो पूरी तरह से वैक्स से सील्ड होंगे सिर्फ हम उन्हीं कॉम को निकालेंगे, उन्हीं फ्रेम्स को निकालेंगे, और फिर उनके कॉम को साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के बाद फिर उन वैक्स को हटा के उससे जैसे कि एक्सट्रैक्शन मशीन मैंने दिखाई थी उसमें उसकी प्रोसेस दिखाएंगे। जो हनी बी एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोसेस जो होती हैं वो देखो एक बार। ग्रेनुलेशन, रिफाइनिंग, फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, जैसे हनी भी नेक्टर मतलब शहद बनाती कैसे है, वो नेक्टर लेके आती है डिफरेंट जो फ्लोरा होता है वहाँ पे, किस टाइप के फूल है वहाँ पे, उनसे नेक्टर कलेक्ट करके लेके आती है, उन्हें डाइजेस्ट करती है और फिर उन्हें वोमिट करती है सेल में। ऐसी इस प्रोसेस को वो बार बार रिपीट करती है। बहुत बार रिपीट करने के बाद क्या होता है, उसमें जो नेक्टर में है वो वाटर कंटेंट कम होता जाता है, नेक्टर कम होता जाता है और वो हनी में कन्वर्ट होता जाता है। तो ऐसे वो हनी बनाती है। तो जब वो बहुत बार रिपीट कर चुकी होती है तो उसे हम कहते हैं राइप हनी, मतलब वो हनी अच्छे से पक गया है। तो प्रोसेसिंग के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें उसकी प्रोसेसिंग भी करनी होती है। प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली उसके मॉइस्चर को दूर करने की, उसकी बेटर क्वालिटी के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। इसमें कई सारे कंटेनर में से हनीज़ को गुजारा जाता है उसकी मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे। वैसे 50 डिग्री सेल्सियस से मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होने देते, फिर भी टेम्परेचर से एक फ़िक्स टेम्परेचर से उसे गुजारते हैं।
अलग अलग कंटेनर बने होते हैं, जहाँ कहीं से स्टीम से वो ठंडा पानी आता है, कहीं से स्टीम आती हैं, तो ऐसे कंटेनर से हम उसे जो है हनी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं हनी की केमिकल कंपोजिशन क्या है। हनी में क्या क्या होता है। लेवुलोज होता है 38.9%, डेक्सट्रोज होता है 21.28%, माल्टोज एंड जो अदर शुगर होते हैं वो होते हैं 8.21%। विटामिन होते हैं ये 82.1 आएगा शायद। विटामिन होते हैं विटामिन ए, बी, B2, B6, B3, C, E एंड K। देखा ऑलमोस्ट सारे ही विटामिन है इसमें, बस B की फॉर्म नहीं है, और D तो हमें वैसे ही सनलाइट से मिलता है। मिनरल्स देखते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो ये सारे मिनरल्स देखते हैं। अब हम एक बार एपीकल्चर को मतलब शॉर्ट में और पढ़ेंगे, रिवीजन इन वन शॉर्ट से। बाकी एपीकल्चर को आप कंप्लीट समझिए। इसमें चैलेंजेस और पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या चैलेंज आते हैं बी कीपिंग के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इसकी। उसके बाद इसमें जो हनी बीज के बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, और मैनेजमेंट में जो पॉइंट बताए थे कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वही छोटी छोटी चीज़ें हैं कि वो अगर गलती उनमें अगर कोई गलती कर देता है तो उसे बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है उसे। तो यही सब आप चैलेंजेस में भी लिख सकते हैं। अदर शुगर क्या थी 8.21%।